नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 30 जून साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब इजराइल एक ऐसा खतरनाक हथियार बना रहा है कि इस हथियार की मदद से इजराइल पूरी दुनिया में किसी पे भी हमला कर सकता है और इस हथियार को रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। और ये कौन सा हथियार है, इसके बारे में हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे दोस्तों। और साथ ही एक बार फिर से बातचीत को पटरी से उतारने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी डिमांड की है कि अगर उस डिमांड को कोई भी मान लेता है तो जाहिर सी बात है बातचीत फिर कंप्लीटली फेल हो जाएगी। और ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसको भी बहुत डिटेल में बताएंगे। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि ईरान ने इजराइल के अंदर इतने साइबर अटैक किए हैं कि इजराइल को बहुत तगड़ा झटका लगा है। अब यह झटका कितना बड़ा है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही ईरान ने भी एक ऐतिहासिक ऐलान किया है और इस ऐलान में ईरान ने क्या कुछ कहा है वो भी इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही भारत और पाकिस्तान में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन घटनाओं के बारे में आपका जानना बिल्कुल जरूरी है। और इस वीडियो में हम उन तमाम बड़ी घटनाओं को आपके सामने रखेंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर जो निकल के सामने आ रही दोस्तों, वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आ रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यह क्लेम किया है कि ईरान ने डिमांड की है कि कतर के दोहा में बातचीत होगी। हालांकि ईरान ने साफ तौर पे कहा कि हमने ऐसी कोई डिमांड नहीं की और जब तक लेबनान के अंदर से इजराइल पीछे नहीं हटता तब तक हम बातचीत करेंगे भी नहीं। अब ये बात भले ही ईरान ने बोली हो और भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक झूठ परोसा हो, लेकिन इसी झूठ की आड़ में डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात बोल दी जिस बात से सीजफायर टूटना लाजमी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि कतर के दोहा में जो बातचीत होनी है उस बातचीत का मेन मुद्दा ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा। यानी ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा, ईरान डीन्यूक्लियराइजेशन किया जाएगा और इसके बारे में हम नेगोशिएशन करेंगे। क्या कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, एक बार सुने जरा। There'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and they're going to Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे खुद कहा कि अब न्यूक्लियर को लेके ईरान से हम बातचीत करेंगे और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। अब सुनिए, इधर तो इस बातचीत के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, लेकिन इधर ईरान का अपना कहना है कि न्यूक्लियर के मामले में हम कोई भी सुनवाई नहीं करेंगे और ना ही न्यूक्लियर के मामले में अमेरिका के साथ कोई बातचीत होगी, चाहे बातचीत हो चाहे बातचीत फेल हो जाए। तो आप सोच के देखिए कि एक तरफ ईरान का यह कहना कि हम बातचीत नहीं करेंगे न्यूक्लियर के मामले में और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का इस जिद पे अड़ जाना कि बात होगी तो न्यूक्लियर के मुद्दे पे ही होगी। इस बात पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब धीरे धीरे वही तकरार देखने को मिल रही है जो पहले बातचीत के दौरान देखने को मिली थी कि न्यूक्लियर के मामले पे बातचीत होगी, फिर नहीं होगी, फिर बैलिस्टिक मिसाइल के मुद्दे पे बातचीत अमेरिका करना चाह रहा था, ईरान ने मना कर दिया और इसी के जस्ट बाद खींच के अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करके हमला किया था, ऑपरेशन चलाया था। अब सुनिए, इधर तो बातों की ही जंग चालू है। इधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ज ने दो बड़े ऐलान किए और इन दोनों बड़े ऐलानों को बड़े ध्यान से, बड़े तवज्जो से सुनिएगा। पहला बड़ा ऐलान इजराइल कर्ज ने यह किया कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, हमें जब भी सही समय लगेगा हम उसी समय, ऑपरेशन का नाम कल मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं कि ऑपरेशन का नाम होगा ब्लू एंड व्हाइट। इजराइल कर्ज ने साफ तौर पे कहा कि हम इंडिपेंडेंट मिलिट्री एक्शन ईरान के खिलाफ करेंगे और अपना ऑपरेशन चलाएंगे ताकि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन किया जा सके। जी हां, ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन किया जा सके, इसको लेके अब इजराइल कर्ज ने साफ तौर पे ऐलान किया है कि समय आने पे इजराइल बड़ा हमला करेगा। और दूसरी बड़ी बात सुनिए, इजराइल कर्ज, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम एक ऐसा खतरनाक हथियार बना रहे हैं जिस हथियार को हम स्पेस में डालेंगे और इस हथियार को जब हम स्पेस में डालेंगे तो वहां से लेजर का प्रोजेक्टाइल होगा। अब लेजर बीम कैसे काम करती है आपको पता होगा, नहीं पता तो बहुत आसान भाषा में आपको समझा दूं कि अगर आप बचपन में देखे होंगे या फिर अभी भी आप बच्चों को देखते होंगे तो एक लेंस लेता है बच्चा, कागज के सामने उस लेंस को लगाता है, सूरज की रोशनी उस लेंस से जब इकट्ठे होकर उस कागज पे पड़ती है तो कागज जल जाता है।
यानी सूरज की जो किरणें फैली हुई थी, उन फैली हुई किरणों को एक जगह केंद्रित करके जब डाला गया तो पता चला कि कागज जल जाएगा, चूंकि इतनी ज़्यादा हीट, इतनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस हुई। अब सेम टेक्नोलॉजी पे एक बार इजराइल काम कर चुका है। इजराइल ने अपना लेजर बीम डिफेंस सिस्टम बनाया था कि सामने से कुछ भी आएगा, जैसे ही हम प्रोजेक्टाइल करके अपने लेजर बीम को सामने वाले ऑब्जेक्ट पे छोड़ेंगे वो फौरन पिघल जाएगा, पिघलने के बाद वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हालांकि ईरान के खिलाफ जो जंग चली उस जंग में ये चीज़ उतनी कामयाब तो नहीं दिखी, लेकिन अब जो बना रहा है इजराइल, उसका मानना यह है कि अगर हम स्पेस में उस अपने टेलीस्कोप जैसी चीज़ को स्थापित कर देंगे और वहाँ से बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के साथ और बहुत कम तरंग दैर्ध्य के साथ फेंकेंगे लेजर किरण, तो जिस भी ऑब्जेक्ट से वो टकराएगा, टकराने के बाद वो ऑब्जेक्ट फौरन जल जाएगा। और इसमें कुछ अगर और इजाफा किया गया तो लेजर बीम का ये हथियार वास्तव में बड़ा खतरनाक होगा और इस पे इजराइल काम कर रहा है। और अगर ये प्रयोग सफल हो गया तो दोस्तों यकीन मानिए इजराइल के लिए टेंशन की बात होगी, क्योंकि आसमान से जब हमला होगा तो उस हमले से बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर, इधर तो ये तमाम चीजें चल रही है, लेकिन ईरान ने क्या कुछ किया है उस चीज को आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप ताजुब करेंगे। इजराइल की टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी दुनिया में हमको पढ़ाया गया कि भैया फेसबुक किसका, यहूदियों का, मतलब बनाने वाला कौन, यहूदी। व्हाट्सएप किसका, यहूदियों का, बनाने वाला कौन, यहूदी। ट्विटर किसका, यहूदियों का, बनाने वाला कौन, यहूदी। इंस्टाग्राम किसका, यहूदी का। जीमेल किसका, यहूदी का। गूगल किसका, यहूदी का। एंड्रॉयड किसका, यहूदी का। आईफोन किसका, यहूदी का। iOS किसका, सब कुछ तो यहूदी का है। सारी टेक्नोलॉजी यहूदी की है, सारे कंट्रोल यहूदियों के पास है। लेकिन इतने कंट्रोल यहूदियों के पास होने के बावजूद भी खबर आपकी स्क्रीन पे है कि पिछले एक साल के अंदर ईरान ने इतने साइबर अटैक किए हैं कि इजराइल की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ गई हैं। 2025 की बात करें तो 1200-1400 साइबर अटैक हर महीने इजराइल के ऊपर होते थे, लेकिन जब से 2026 लगा और जब से ये जंग भड़की है तब की रिपोर्ट अगर आपको बताऊं तो 4800 साइबर अटैक। कम लग रहा? सुनो तो, यहां पे पेच है। 4800 साइबर अटैक नहीं हुआ है, 4800 साइबर अटैक हर महीने हुआ है कम से कम। जितना रजिस्टर्ड अटैक है वो 4800 की तादाद में है कि 4800 साइबर अटैक ईरान इजराइल पे हर महीने करता ही करता है। तो अब 6 महीने का आप हिसाब लगा ले तो कितना हुआ होगा। लगभग 2-2.5 लाख साइबर अटैक अब तक इजराइल पे हो चुके हैं और इसकी वजह से इजराइल को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा है। खैर, इसी दौरान दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से एक अलग मुस्लिम देश को धमकी दी है और इस बार इस देश का नाम ओमान है। और ओमान के बारे में जो कुछ कहा वो तो आपको बताऊंगा, लेकिन इस पे ईरान का क्या स्टैंड है ये भी आपको समझना पड़ेगा। दरअसल ओमान को लेकर पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा कि भाई साहब आप एक बात बताओ, आप तो ओमान से बातचीत कर रहे थे, लेकिन इधर ओमान ईरान के साथ मिलकर स्टेट ऑफ हार्मोज पे टैक्स लगाने की बात कर रहा, तो क्या ओमान भी आपकी बात का लोड नहीं ले रहा? इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ओमान ईरान के साथ मिलकर टैक्स लगाता है या फिर स्टेट ऑफ हार्मोज को कब्जाने का प्लान बनाता है तो ओमान को भी मिलिट्री एक्शन देखना पड़ सकता है। क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। That happening over a period of time. No, the strait's going to be open to everybody. And who would control It's it? international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को भी धमकी दी है कि अगर ईरान के साथ मिलकर कोई काम किया तो ओमान के ऊपर मिलिट्री एक्शन होगा। लेकिन इसी के जस्ट बाद दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ईरान ने साफ तौर पे कहा था कि अगर हमारी वजह से ओमान को कोई दिक्कत हुई तो इससे पहले कि कोई भी गोली ओमान तक पहुंचे हमारी मिसाइलें अमेरिका तक पहुंचेंगी। यानी एक बार फिर से ओमान के साथ ईरान खड़ा हुआ नजर आ रहा, मतलब जो दोस्ती ओमान ने ईरान के साथ दिखाई और कहा कि भाई जब आपके सुप्रीम लीडर शहीद हुए ऐसे हाल में हमारी आंखों में आंसू थे। स्टेट ऑफ हार्मोज पे आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ मिलकर टैक्स वसूलेंगे, आपकी हर एक मुसीबत में आपके साथ खड़े, आपके ऊपर जो हमला होता है हम उसको कंडेम्ड करते हैं। ये तमाम बातें जब जंग के दौरान ओमान ने ईरान के साथ मिलकर बोली थी, आज उसी का रिजल्ट है कि ओमान को जब अमेरिका धमकी दे रहा है तो ऐसे हाल में ईरान ने साफ तौर पे कहा कि अगर ओमान को टच भी किया हमारी मिसाइलें तुम्हारे सारे एयर बेसेस को फिर से तबाह करेंगी, इस बात को याद रखना। खैर, इसी दौरान दोस्तों चाइना से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि चाइना ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है, एक ऐसा साइबर अटैक प्रोग्राम बनाया है जिसको बाकायदा न्यूक्लियर अटैक से कंपेयर किया जा रहा। मतलब जैसे किसी भी जगह पे न्यूक्लियर अटैक होता है तो वो पूरी जगह तबाह हो जाती है, वहाँ कई सालों तक कोई डेवलपमेंट नहीं होता,
वहां पे आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाती हैं। सेम ऐसा ही एक साइबर अटैक प्रोग्राम चाइना ने बनाया। चाइना की एक टेक कंपनी, उसने दावा किया है कि हमने न्यूक्लियर के जैसे साइबर अटैक प्रोग्राम बनाया है, यानी जिस भी देश पे हम ये साइबर अटैक करेंगे वो देश अपने साइबर को सुरक्षित कर ही नहीं पाएगा, उसका पूरा साइबर तबाह हो जाएगा और एक बार तबाह होने के बाद उसको रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। और आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर ऐसा अटैक भारत पे होता है, क्योंकि चाइना भारत का दुश्मन है, अगर ऐसा अटैक भारत पे होता है तो भारत को बहुत तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि सारी चीजें भारत में ऑनलाइन है। यूपीआई से लेके, फ़ोनपे से लेके, तमाम तरह के पेटीएम सिस्टम, तमाम तरह के पेमेंट सिस्टम, इसके अलावा डॉक्टर की जो एक तरह से हम अपॉइंटमेंट लेते हैं वो आप देखिए, कोर्ट की हेयरिंग की जो तमाम अपडेट्स होती हैं वो ऑनलाइन अपडेट होती हैं। इसके अलावा जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, देश में बड़े बड़े काम होते हैं, सबको ऑडिट करके ऑनलाइन ही तो रखा जाता है, कंप्यूटर में ही रखा जाता है। और अगर चाइना अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है तो फिर हमारे देश में कुछ बचेगा ही नहीं, और ये इस देश के लिए बड़ी गंभीर चुनौती है और इस पर हमारे देश की जनता को काम करना चाहिए। लेकिन हमारे देश की जनता क्या कर रही है और हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, अब आप सुनिए। राम मंदिर में घोटाला हुआ, इसको लेके हर एक शख्स नाराज है, हर एक शख्स, कि भाई भगवान के नाम पे जो लोगों ने दान दिया अपने श्रद्धा भाव से, अगर उसमें लूटपाट की जाएगी, अगर उसमें घोटाला किया जाएगा तो नाराजगी होगी। अब सुनिए, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब से पत्रकार ने सवाल पूछा और कहा कि सर एक बात आप बताएं, ये घोटाला हुआ, आपका इस पे क्या कमेंट है? मतलब जिम्मेदारी लेने को तो बोला नहीं, बस कमेंट मांग रहा था वो पत्रकार बेचारा। फौरन डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि बाबरी मस्जिद के मामले में भी घोटाला हुआ है, उसका हिसाब लो। क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। जो लोग, आप उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ। सवाल उठा रहा है, बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ? बचाया जा रहा है, छोटे लोगों पर केवल मुकदमा दर्ज। ये भैया तार ले लो, तार तुम्हारा है भैया। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि हमारे महान डिप्टी सीएम राम मंदिर के घोटाले को भी मुसलमान एंगल दे रहे हैं। मतलब हर एक जगह मुसलमान का एंगल देना है, चाहे जो हो जाए। मतलब घोटाला हुआ राम मंदिर में, काम करने वाला कोई मुसलमान नहीं था। मुसलमान होता तो क्या होता, भी ओवैसी साहब ने बड़े अच्छे से समझाया, वो भी आपको बता रहा हूं। लेकिन अभी आप सुनिए कि कुछ भी हो जाए, बाबरी मस्जिद का नाम लेके अपने आप को सेफ साइड कर लेना है। और यही वजह है कि आज असदुद्दीन ओवैसी साहब जब यूपी आए थे, उन्होंने कहा कि यार राम मंदिर में घोटाले के मामले को दबाना कितना आसान था, ट्रस्ट में एक मुसलमान डाल देना था। जैसे ही घोटाला होता फौरन उस मुसलमान का एनकाउंटर कर देना था, उसके घर पे बुलडोजर चला देना था, बाकी सारी चीजें नॉर्मल हो जाती। क्या कुछ ओवैसी साहब ने कहा और क्या दर्द था उनकी बातों में, एक बार सुने जरा। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से ओवैसी साहब ने कितनी गंभीर चोट और कितनी सही यहाँ चोट की है। कोई समझदार आदमी होगा तो शर्म से मर जाएगा कि यार यहाँ तो मुसलमान का भी एंगल नहीं है, यहाँ तो कोई मुल्ला भी नहीं फंस रहा। अब क्या करें, क्या करें। गलीमत होती यार, सरकार कांग्रेस की होती, अखिलेश यादव की सरकार होती तो टोटी चोर बता देता। लेकिन यार यहाँ केंद्र में भी बीजेपी बैठी है, राज्य में भी बीजेपी बैठी है, इसके अलावा काम करने वाले सारे लोग हिंदू। साला समझ नहीं आ रहा बिल फाड़े किस पे। एक काम करते पाकिस्तान पे फाड़ देते हैं, एक काम करते ना पाकिस्तान पे फाड़ देते हैं। आज कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया राम मंदिर को लेके, जो घोटाला हुआ था। अब इस प्रोटेस्ट को भी पुलिस वालों ने दबा दिया। पुलिस वाले कांग्रेसियों को भर भर के गाड़ी में ठूस के जेल में ठूस रहे हैं। उसका भी वीडियो आया, वो भी वीडियो देखें आप।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से कांग्रेसियों ने राम भगवान के नाम पे जब प्रोटेस्ट भी किया तो बीजेपी ने उनको उठा के जेल में डाल दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए, यहां तक तो चीजें गली मत थी, लेकिन इसी दौरान हिंदू रक्षा दल के एक बड़े महान आदमी है, इनका नाम है पिंकी शर्मा। पिंकी शर्मा भाई साहब ने कहा कि पैसा हिंदुओं का लूटने वाला हिंदू तो परेशान कोई और क्यों हो। मतलब घोटाला हिंदुओं का, घोटाला करने वाला हिंदू तो बाकी लोग क्यों परेशान है। मतलब यहां भी धर्म खोज लिया गया और इनका पूरा बयान सुनिए जरा आप। हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है। तुम लोगों ने जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया, कितने आभूषण चढ़ाए राम जी को। कोई है जवाब किसी के पास? लेकिन सबको केवल एक बात बोलनी है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है। अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। ये जो हिंदू का दिया हुआ पैसा जिससे मस्जिद बन रही है, मदरसे बन रहे हैं, चर्च बन रही है, उन पे किसी ने आवाज नहीं उठाई। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि पिंकी चौधरी भाई साहब ने कहा कि भैया पैसा हिंदुओं का, लूटने वाला हिंदू तो बाकी लोग क्यों बोल रहे हैं। मतलब ये कौन सी बात है कि मरने वाला हिंदू, मारने वाला हिंदू, तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट बंद कर दो कि कोर्ट कैसे फैसला करेगी मामला हिंदू का है। ठीक है, एक हिंदू बच्ची का रेप अगर कोई हिंदू लड़का कर दे तो लड़की हिंदू की, रेपिस्ट हिंदू, तो फिर सरकार कैसे बोल सकती है ना। इस हिसाब से तो हर मामला हिंदू हिंदू और मुसलमान अपना समझ ले। अंधभक्ति इतने चरम पे है। अभी आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, फ्लाइट का वीडियो। पहले ये चीजें ट्रेन में होती थी, फ्लाइट का वीडियो। इस वीडियो को देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि फ्लाइट के अंदर कुछ लोग भजन कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। अच्छी बात है भाई, एज ए हिंदू तो मुझे अच्छा ही लगेगा कि यार भगवान का नाम लिया जा रहा। लेकिन दिक्कत तब होती है, यही काम अगर कोई मुसलमान कर देता, किसी ट्रेन में 5 मिनट शांति से नमाज पढ़ लेता, तब सबके चनमुने काटने लगते हैं। तब सबके पिछवाड़े में ऐसी मिर्ची लगती है, जैसे आपने सुना होगा कि अजान की आवाज़ सुन के शैतान भागता है, तो ऐसे ही सबको दिक्कत होती। जब इस भजन कीर्तन से किसी को दिक्कत नहीं है तो बड़ा सवाल यह है कि फिर नमाज से बाकी लोगों को दिक्कत क्यों, बाकी लोगों को दिक्कत क्यों है। अगर हमारे देश का युवा इन सब चीज़ों को छोड़ के थोड़ा सा डेवलपमेंट, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में सोचता। आज फिर एक पेपर लीक हो गया, और जैसे पेपर लीक हुआ, जो छात्र थे बेचारे परेशान होके, उन्होंने वहां पे ताबड़तोड़ तबाही मचा दी। वीडियो देखें आप। इस वीडियो में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक बार फिर से अगले दिन एक और पेपर लीक। मतलब पेपर तक संभल नहीं रहा। जो बच्चा है वो हिंदू मुसलमान में लगा है। अगर ये काम ना करके पेपर ऊपर सही से हो जाते, तो जैसे चाइना बताता है कि हमने ये चीज़ बना ली, हम भी कभी बता पाते एज ए इंडियन, पूरी दुनिया को हमने ये दिया। लेकिन ये काम हम नहीं कर पाएंगे। कुछ टाइम बाद आप देखिएगा कि हम पाकिस्तान के बड़े मजे ले रहे थे, हमें लगता है कि हम उसी स्थिति पर पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे वहाँ अंधभक्ति सवार थी, जैसे वहां पूरी दुनिया का एक मकसद था कि भारत का खात्मा करना है, कश्मीर अपना बनाना है। आज वहां का क्या हाल है? वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पीओके में है और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं, हम भारत के। एक बार वीडियो देखें आप। किसी ने वो बंदर के हाथ में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी। इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया। जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी का होता है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान का वफादारी नहीं, तुम पाकिस्तान के उन मेहनत कशू मजदूरों से वफादारी करो जिन्होंने तुम्हें। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से वहां पे बयानबाजी हो रही। तो उसी स्थिति में हम अपने देश को क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं? क्यों पहुंचाना चाहे? छात्र बेचारा पेपर तैयार करता है, तैयारी करता है और डर जाता है कि जा तो रहा हूं देने, निकलेगा नहीं निकलेगा वो तो बात की बात है, लीक होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति हमारी है और इसके बावजूद भी हमारे डंकापति कहते हैं पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा। भैया कम डंका बजाओ लेकिन पेपर सही से करा लो। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बाकी ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।